Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, this video lesson is in continuation with the previous one, which was on the topic of understanding the concept of isoquants. बच्चों, आज का ये वीडियो लेसन पिछले वीडियो लेसन की निरंतरता में है, जिसमें हमने सम उत्पादन वक्र के बारे में चर्चा आरंभ की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सम उत्पादन वक्र बनाना सीखेंगे, उसके ढाल को समझेंगे और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स और इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। देखो, आइसोक्वांट को अगर हम सरल रूप में कहें तो ये उत्पादन फलन है जो कि दो परिवर्तनशील साधनों या हम कहें इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स के नाम से भी हम इसे परिभाषित या व्यक्त करते हैं। According to Ferguson, an isoquant is a curve showing all possible combinations of inputs physically capable of producing a given level of output. ये विभिन्न उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो कि सक्षम है उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को प्रोड्यूस करने में या उत्पादित करने में। An isoquant represents all those combinations of inputs which are capable of producing the same level of output. इस रूप में भी हम समझ सकते हैं साधनों के वो विभिन्न संयोग जो कि समान उत्पादन के स्तर को उत्पादित करने में सक्षम हो। An isoquant is also known as production indifference curve. Very important. The theory and concept of isoquant can be related and can be associated with the theory and concept of indifference curve. As we all have studied about the indifference curve while we were discussing and while we were studying the concepts of consumer behavior, जब हमने उपभोक्ता के व्यवहार को पढ़ा और समझा तब हमने तटस्थता वक्र के बारे में काफ़ी कुछ समझा और उसी रूप में मैं कहूँगी यहाँ पर कि तटस्थता वक्र के समान या संबंधित ही हम सम उत्पादन वक्र को समझ सकते हैं और इसीलिए सम उत्पादन वक्र को उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। It is also known as production indifference curve. अब मैं आपको तटस्थता वक्र के समान जो उत्पादन तटस्थता वक्र है जिसे सम उत्पादन वक्र कहते हैं उसे टेबुलर फॉर्म में देखेंगे हम और कैसे ये ड्रॉ होगा, कैसे बनेगा वो भी हम अभी देखते हैं। ओके, सो सपोज वी आर टेकिंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम दो उत्पादन के साधन ले रहे हैं, एक्स साधन और वाई साधन, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वाई। फैक्टर के कुछ संयोग लिए हैं, साधनों के कुछ संयोग हमने यहाँ पर लिए हैं ए बी सी डी एंड ई। ओके, और उत्पादन के साधनों की कुछ मात्राएं हमने ली हैं। एक्स उत्पादन का जो साधन है वो हमने लिया है 1, 2, 3, 4 और 5 मात्राओं के रूप में, और जो वाई हमारा उत्पादन का साधन है उसे भी हमने कुछ मात्राओं में लिया है 12, 8, 5, 3 एंड 2। ओके, so various combination of x and y to produce a given level of output we are showing in this table. Each of the factor combinations A, B, C, D and E represents the same level of production, say 100 units. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो सभी पांचों संयोग हैं A, B, C, D और E वो समान उत्पादन के स्तर को दर्शा रहे हैं और हमने यह मान लिया कि 100 इकाइयों के बराबर उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में इस टेबल के अकॉर्डिंग। When we plot them, we get an isoquant. जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे ग्राफिकली तो हमें एक सम उत्पादन वक्र प्राप्त होगा। अब आप देखिए, एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश पे हमने दोनों साधनों को बनाया। एक्स अक्षांश पे हमने एक्स फैक्टर को लिया और वाई अक्षांश पे हमने वाई फैक्टर को लिया। इकाइयों को जब हमने ड्रॉ किया तब हमें 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में एक्स में मिले और 12, 8, 5, 3, 2 के रूप में हमें वाई के फैक्टर्स मिले और हमने प्लॉट किया और एक हमें वक्र मिला जो कि कॉन्वेक्स था। ठीक है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, मूल बिंदु से नतोत्तर था।
यही होता है आइसोकोन का फॉर्मल शेप, आइडियल आकृति। अब बात आती है आइसोकोन के ढाल को समझने की। द स्लोप ऑफ एन आइसोकोन इज नोन एज MRTS। फुल फॉर्म है इसका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसे इसीलिए MRTSLK भी कहा जाता है। MRTSLK, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल ऑफ X फॉर Y। अब देखो क्या है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ओके, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को अगर हम समझना चाहें तो हम इस टेबल को फिर से देखिए आप। प्रत्येक कॉम्बिनेशंस पे हमें, प्रत्येक बिंदु पर, संयोग पर हमें MRTS मिलेगा। MRTS कैलकुलेट करने के लिए हमें डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X करना पड़ेगा, अर्थात X उत्पादन का जो साधन है उसकी कितनी इकाइयां उत्पादक त्यागना चाहेगा अगर वो Y, I'm sorry, I will repeat and I should repeat, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, Y उत्पादन के साधन की कितनी इकाइयां उत्पादक त्यागना चाहेगा कि वो X उत्पादन के साधन की एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करके उत्पादन प्रक्रिया को कार्यशील बनाएं। तो यहाँ पर Y उत्पादन, मान लीजिए अगर हम कैपिटल लेते हैं और X में हम लेबर लेते हैं, ठीक है, X हमारा जो उत्पादन का साधन है वो श्रम है, लेबर है, और Y जो उत्पादन का साधन है वो पूंजी है। तो डेल्टा K अपॉन डेल्टा L, क्योंकि पूंजी को हम K से दर्शाते हैं, तो MRTSLK क्या होगा, डेल्टा K अपॉन डेल्टा L, और डेल्टा K के आगे माइनस का साइन होगा, क्योंकि कैपिटल या पूंजी की हम कुछ इकाइयां त्यागेंगे तभी श्रम की अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त कर सकेंगे, और इसी रूप में हमें MRTS प्राप्त होगा जो कहलाता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और यही सम उत्पादन वक्र का ढाल होता है। दिस इज द स्लोप ऑफ एन आइसोक्वांट जस्ट लाइक द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हो गया ढाल के बारे में। अभी मैं जब प्रॉपर्टीज़ पे अभी देखेंगे, हम चर्चा करेंगे, तब हमें आइसोक्वांट का स्लोप प्रॉपरली और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको याद रखना है MRTSLK ही आइसोक्वांट का या सम उत्पादन वक्र का ढाल या स्लोप कहलाता है। फॉर्मूला भी याद रखना है, माइनस का साइन लगाना है पहले, फिर डेल्टा K अपॉन डेल्टा L लेना है, पूंजी में परिवर्तन डिवाइडेड बाय श्रम की मात्रा में परिवर्तन। ओके, ये आकृति हुई, वक्र बन गया। अब विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पहली विशेषता के बारे में बात करें तो सम उत्पादन वक्र दाईं ओर नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। आइसोकोन कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, दोनों उत्पादन के साधनों को मैंने ले लिया एक्स और वाई अक्षांश पे, और एक आइसोकोन कर्व बनाया जिसे IQ नाम दिया गया। ओके, तो इस तरीके से इनका फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट विशेषता यही होगी कि ये नीचे की ओर गिरते हुए वक्र होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी के पहले मैं थोड़ा डिफरेंट शेप्स इसमें देख लेते हैं हम। The possibilities of horizontal, vertical, upward sloping curves can be ruled out with the help of the following figure. देखो, आइसोक्वांट्स कभी भी ऊपर की ओर ढाल के नहीं होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट चित्र है बच्चों A में जो मैंने दर्शाया है वो देखिए आप कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ता उत्पादक पूंजी की भी इकाइयां बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। MRTSLK बढ़ता हुआ नहीं होगा, हमेशा गिरता हुआ ही प्राप्त होगा। जो स्लोप है तटस्थ, जो स्लोप है सम उत्पादन वक्र का जो ढाल होता है वो MRTSLK होता है और वो गिरता हुआ ही होता है। वो वर्टिकल लाइन में नहीं होगा और ना ही एक क्षैतिज रेखा होगा। देखो, फिगर B में एक लंब रेखा बनाया है और फिगर C में एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ की है। ये तीनों ही आकृति सही नहीं है। ये कुछ केसेस में हम मान सकते हैं, बट मोस्टली जो यूजुअल आकृति है वो
डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होगी। ओके ये डिफरेंट शेप्स हैं जो गलत हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि MRTS LK से हम इनकी चर्चा कर सकते हैं। सेकेंड फिगर, सेकेंड प्रॉपर्टी, आइसोकॉन्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो सम उत्पादन वक्र एक दूसरे को नहीं, दिस इज नॉट द हिंदी ट्रांसलेशन, आई वुड से द आइसोकॉन्स आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सम उत्पादन वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं क्योंकि यहाँ पर MRTS LK गिरता हुआ होता है। अब देखो कॉन्वेक्स का अर्थ होता है बच्चों उन्नतोत्तर। ओके सम उत्पादन वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। क्यों होते हैं उन्नतोत्तर? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन गिरता हुआ होता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन गिरता हुआ होगा। Thus, it may be observed that due to falling MRTS, the isocone is always convex to the origin. मैंने आपको बताया था जैसे कि उपभोक्ता X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y की निरंतर इकाइयों का त्याग करेगा, वैसे ही यहाँ पर उत्पादक X उत्पादन के साधन जो कि श्रम है उसकी एक अतिरिक्त इकाई के लिए Y उत्पादन के साधन जो कि पूंजी है उसकी कम से कम इकाइयाँ त्यागेगा। ठीक है, पहले 4 इकाइयाँ त्यागी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसीलिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ पर गिरती हुई होगी और इसीलिए सम उत्पादन वक्र उन्नतोत्तर आकृति के होंगे, वो मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होंगे। और रीजन आपको लिखना है, कारण क्या लिखना है कि MRTS LK गिरता हुआ होता है इसलिए कॉन्वेक्स होते हैं। ओके रीजन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर्टी पढ़ने के साथ साथ हमें उनके रीजंस पता होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ये विशेषता उसके किस कारण की वजह से है। यहाँ पर ABCD 4 संयोग हैं। अगर इन चारों संयोगों पर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ बच्चों, अगर टेंजेंट्स बनाती हूँ तो मुझे टेंजेंट्स की जो तीव्रता है, जो उनका स्टीपनेस है, वो धीरे धीरे कम होता दिखेगा। A बिंदु पर जो टेंजेंट होगा वो अधिक तीव्र होगा, B बिंदु पर कम तीव्र होगा, C बिंदु पर उससे कम और D बिंदु पर फ्लैट हो जाएगा। अर्थात ढाल गिरता हुआ है। और ढाल क्या है सम उत्पादन वक्र का? MRTS ही सम उत्पादन वक्र का ढाल होता है। इसलिए हम कहेंगे कि सम उत्पादन वक्र का ढाल गिरता हुआ होता है, इसलिए वो कॉन्वेक्स होते हैं, उन्नतोत्तर होते हैं। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, two isoproduct curves never cut each other. दो सम उत्पादन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। Therefore, two curves which represent two levels of output cannot intersect each other. इसलिए दो समुत्पादन वक्र जो अलग अलग उत्पादन की मात्राओं को दर्शाएंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके ये विशेषता है, ये तटस्थ वक्र की भी विशेषता थी क्योंकि तटस्थ वक्र समान संतुष्टि के स्तर को दर्शाता था, सम उत्पादन वक्र समान उत्पादन के स्तर को दर्शाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं IQ1 लूँ, पहला सम उत्पादन वक्र देखूं, उसमें मुझे दो बिंदु मिल रहे हैं, बिंदु A और बिंदु C। दोनों बिंदु समान उत्पादन के स्तर को दर्शा रहे हैं। अगर अब मैं दूसरे सम उत्पादन वक्र IQ2 पर ध्यान दूं तो यहाँ पर भी मुझे दो संयोग दिख रहे हैं, संयोग A और संयोग B। ये दोनों संयोग भी समान उत्पादन के स्तर को दर्शाते हैं, लेकिन इस तरीके से तो C और B भी समान उत्पादन के स्तर को दर्शाने चाहिए, लेकिन IQ2 अधिक उत्पादन के स्तर को दर्शा रहा है, IQ1 कम को। तो इसलिए दो सम उत्पादन वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटते नहीं हैं। हायर आइसोप्रोडक्ट कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ऊंचा सम उत्पादन वक्र अधिक उत्पादन स्तर को दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, IQ1 IQ2 दो सम उत्पादन वक्र दर्शाए गए हैं। X अक्षांश पर श्रम की इकाइयां ली गई, Y अक्षांश पर पूंजी की इकाइयां। A बिंदु और B बिंदु दो संयोग हैं। IQ1 100 इकाइयां उत्पादन को दर्शाता है एवं IQ2 200 इकाइयों को दर्शाता है। तो जितना राइट हैंड साइड दाईं और ऊपर की ओर अगर सम उत्पादन वक्र होगा उतना ही उत्पादन की मात्रा या उत्पादन के स्तर को अधिक दर्शाएगा। ये एक विशेषता है। आइसोकोन्स नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। सम उत्पादन वक्र एक दूसरे से समानांतर हो ये आवश्यक नहीं है। No isocone can touch either axis.
कोई भी समुत्पादन वक्र किसी भी अक्षांश को स्पर्श नहीं करेंगे। वो दोनों अक्षांशों के बीच मूल बिंदु से उन्नतोत्तर आकृति लिए हुए होंगे। ओके, आइसोकोन मैप क्या होते हैं? We have studied about the properties of isocones, and now we'll discuss about the isocone map in our later videos, and we'll try to find out the difference between indifference curve and isocones. Thank you so much for listening to this video.